वेक्टर के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, सीखा था और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे नए कंसेप्ट को भी सीखा था। और आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग डॉट प्रोडक्ट से ही करने वाले हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के एक नए टॉपिक से करने वाले हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट और ज्योमेट्री के बीच में एक सर्टेन रिलेशन है, यानी आप अल्टरनेटिव वे में कह सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट का एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। और आज हम लोग इसी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक नए कंसेप्ट और नए आइडिया के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि विदाउट दैट कंसेप्ट हम डॉट प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और इस नए कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, और ऐसे कह सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सा, अगर हम इस नए कंसेप्ट की बात करें तो अभी वेक्टर के कंसेप्ट को हम भूल जाते हैं, और इस नए कंसेप्ट और आइडिया को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अ प्लेन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पहले प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अ प्लेन, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, पहले इस पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, देन आफ्टर हम लोग आएंगे डॉट प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अ प्लेन, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि यहां पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एक प्लेन ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, और ये जो प्लेन है कुछ इस तरह का एक वर्टिकल प्लेन हम लोग कंसिडर करते हैं। दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, और इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन कुछ इस तरह हम लोग वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये एक वर्टिकल प्लेन हम लोग ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और इसके ठीक सामने एक और प्लेन ड्रॉ करते हैं, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहां पर देखो कि हम लोग मेन अभी फोकस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो भी है, कुछ भी होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मेन हम लोग फोकस करेंगे कि प्रोजेक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। और प्रोजेक्शन के एग्जैक्ट मतलब को समझने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, दो प्लेन बनाना होगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन। और हम लोग करते क्या है कि यहां पर एक लाइन इस तरह हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो लाइन है कुछ इस तरह हम यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, एक लाइन मैंने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है, ये एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ए बी स्ट्रेट लाइन, इसको हम कह रहे हैं ए बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल टू दिस प्लेन ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब जो प्लेन वर्टिकल प्लेन है उसके ठीक पैरेलल रखा गया। ठीक है, अब हम लोग प्रोजेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो प्रोजेक्शन को डिफाइन जब भी करना होगा तो ये हमेशा ध्यान में रखोगे आप लोग कि प्रोजेक्शन के लिए तीन चीजों की नीड होती है। मतलब कह सकते हो कि तीन चीजों के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप किसी भी चीज का प्रोजेक्शन नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहली बात क्या होता है कि प्रोजेक्शन निकालने के लिए एक रेफरेंस प्लेन लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, एक रेफरेंस प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाला जो प्लेन है दिस इज कॉल्ड रेफरेंस प्लेन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, जिस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन चाहिए, या स्ट्रेट लाइन की जगह एक ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, एक प्लेन चाहिए, उस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस प्लेन। और थर्ड आप कह सकते हो कि एक टॉर्च चाहिए। टॉर्च का मतलब रे ऑफ लाइट हम लोग को चाहिए, एक बीम ऑफ लाइट चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, दैट मींस अगर आपसे कोई कहे कि प्रोजेक्शन को डिफाइन करने के लिए, अभी तक मैंने प्रोजेक्शन को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन प्रोजेक्शन को डिफाइन करने के लिए मेनली तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला रिक्वायरमेंट किसका है, पहला रिक्वायरमेंट हम लोग कह सकते हैं एक प्लेन का होता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट किसका होता है, एक स्ट्रेट लाइन का होता है। और थर्ड रिक्वायरमेंट किसका होता है, एक टॉर्च का, यानी बीम ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इन तीन चीजों की नीड होती है प्रोजेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, तो देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखो कि अब क्या करना है कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग नाम दे दिए, दिस प्लेन इज कॉल्ड रेफरेंस प्लेन। ठीक है, जिस प्लेन, इसको हम लोग कहेंगे दिस प्लेन इज कॉल्ड रेफरेंस प्लेन। ठीक है, रेफरेंस प्लेन। ठीक है, और ए बी इज कॉल्ड, ए बी को हम लोग कह रहे हैं अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। और नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, रेफरेंस प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको प्रोजेक्शन की बात हो सबसे पहले आप डिसाइड कर लेना कि रेफरेंस प्लेन हम किसको ले रहे हैं, कि वर्टिकल को ले रहे हैं या हॉरिजॉन्टल प्लेन को ले रहे हैं। ये रेफरेंस प्लेन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का, जिस स्ट्रेट लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन यहां पर हम किसको ले रहे हैं, ए बी स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं,
और इस ए बी स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। कहां फाइंड आउट करना चाहते हैं? ऑन दिस प्लेन। तो जब भी प्रोजेक्शन ये टर्म सुनोगे ना तो इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ समथिंग ऑन अ सम रेफरेंस फ्रेम। प्रोजेक्शन ऑफ समथिंग, प्रोजेक्शन का एग्जैक्ट मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में करें कि प्रोजेक्शन, लेकिन ये प्रोजेक्शन वर्ड सुनने के बाद आप हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ समथिंग ऑन अ रेफरेंस प्लेन, एंड दिस समथिंग माइट बी, कह सकते हो स्ट्रेट लाइन, एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम प्रोजेक्शन ये वर्ड कहेंगे आप हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ समथिंग ऑन अ रेफरेंस प्लेन। तो इस रेफरेंस प्लेन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी लाइन का, या किसी भी कह सकते हो प्लेन का जो भी प्रोजेक्शन होगा एक रेफरेंस प्लेन पर, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। हम सिंपल वर्ड में प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका प्रोजेक्शन हमको पता करना है। मतलब प्रोजेक्शन इज रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट और रिलेटेड टू, और कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट मीन्स इस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? प्रोजेक्शन लेंगे, कहां लेंगे? जब भी आपसे कोई कहे कि इस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन बताओ तो सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या एराइज करोगे कि इस ए बी लाइन का प्रोजेक्शन तो हम लेंगे, लेकिन इस ए बी लाइन का प्रोजेक्शन हम कहां लेंगे उसके लिए सबसे पहले रेफरेंस प्लेन हमको बताना होगा, तभी इसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम इसके प्रोजेक्शन की बात करें तो हमने क्या किया कि यहां पर एक रेफरेंस फ्रेम इस वर्टिकल प्लेन को ले लिया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे कि जैसे इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस रेफरेंस प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ऑन दिस रेफरेंस प्लेन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन निकालने वाला कंडीशन हो गया। नेक्स्ट अब हम एग्जैक्टली प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक और चीज की रिक्वायरमेंट होगी। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग एक टॉर्च लेंगे या बीम ऑफ लाइट लेंगे। सिंपली हम लोग कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट लेंगे। ठीक है, और बीम ऑफ लाइट जब भी लोगे ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब बीम ऑफ लाइट और रेफरेंस प्लेन के बीच में ये लाइन आनी चाहिए। बीम ऑफ लाइट और रेफरेंस प्लेन के बीच में ये वाला लाइन आना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट कराएंगे, लेकिन जो रे ऑफ लाइट हम लोग इंसिडेंट कराएंगे इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मतलब रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट हम लोग इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, मतलब प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट से हमको मतलब नहीं है, उस रेफरेंस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ टॉर्च, या सिंपली कह सकते हो कि हम यहां एक बीम ऑफ लाइट दिखा रहे हैं, इस बीम ऑफ लाइट को इस पर हम इंसिडेंट कराएंगे। और जैसे ही इंसिडेंट कराओगे तो इंसिडेंट कराने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन का प्रोजेक्शन इस पर निकल जाएगा। लेकिन प्रोजेक्शन निकलेगा कैसे? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। प्रोजेक्शन की जब भी बात होगा तो प्रोजेक्शन ऑफ समथिंग ऑन अ रेफरेंस प्लेन, तो यहां समथिंग कौन सा एक लाइन है, कहां इसका प्रोजेक्शन लेना है? इस रेफरेंस प्लेन पर लेना है। और ये जो रेफरेंस प्लेन है इसके ठीक परपेंडिकुलर, अब प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, इसके ठीक परपेंडिकुलर हम लोग क्या किए, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं ऑन दिस प्लेन। और जैसे इंसिडेंट कराओगे तो इंसिडेंट कराने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो ए पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का, इस स्ट्रेट लाइन का, इस प्लेन पर शैडो बनेगा, डेफिनेटली शैडो बनेगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट अगर ऐसे चल के आएगा, इस पर इंसिडेंट होगा, देन सम शैडो इज क्रिएटेड ऑन दिस प्लेन, एक शैडो यहां पर क्रिएट होगा। ठीक है, जो भी शैडो क्रिएट होगा दैट शैडो इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन द रेफरेंस प्लेन। सिंपल सा क्या करना था, रेफरेंस प्लेन लिए, लाइन ले लिए, उसके ठीक पीछे बीम ऑफ लाइट लिए, उसको इंसिडेंट कराए, और जैसे हम लोग इंसिडेंट कराएंगे तो इंसिडेंट कराने के बाद ये रे ऑफ लाइट चल के आएगा, और जैसे आएगा इस पर इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद इस लाइन का इस पर एक शैडो क्रिएट होगा, एक शैडो फॉर्म होगा। ठीक है, और वो जो शैडो आएगा दैट शैडो इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन दिस प्लेन। ठीक है, तो चलो शैडो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो शैडो ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो इसका शैडो कैसा बनेगा। तो इसका ए का शैडो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए का शैडो कुछ यहां ऐसे बनेगा, इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं ए का शैडो ऐसे कुछ बनेगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए डैश। और बी का शैडो आप देख सकते हो ठीक यहां कहीं बनेगा, ये क्या होगा, बी डैश ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो ये जो ए डैश और बी डैश की हम बात कर रहे हैं, तो यहां से ये वाला जो लेंथ आएगा, ये वाला लेंथ, दिस लेंथ
इज कॉल्ड ए बी डैश, ठीक है। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, या इस शैडो को क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश, ठीक है। दैट मीन्स अब ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन कौन सा हो गया, ए डैश और बी डैश हो गया, ठीक है। मतलब इस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन ऑन दिस कह सकते हो कि रेफरेंस प्लेन कौन सा हो गया, ए डैश बी डैश, ठीक है। और ए डैश बी डैश जो आया ना, इसी ए डैश बी डैश को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं किसका, इस स्ट्रेट लाइन ए बी का। तो सिंपल से प्रोसीड्यूर क्लियर हो गया होगा, ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए एक लाइन चाहिए, एक रेफरेंस प्लेन चाहिए और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट का जो कह सकते हो कि जो इंसिडेंट होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस प्लेन होगा, और इसके परपेंडिकुलर जब इस रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट डालेंगे तो ये जो लाइन है इसका जो शैडो बनेगा, दैट शैडो इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ए बी ऑन दिस प्लेन, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ए बी है एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा, दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन रेफरेंस प्लेन, ऑन रेफरेंस वर्टिकल प्लेन, ऑन रेफरेंस वर्टिकल प्लेन, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या था कि एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन था कि प्रोजेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मान लो इसका लेंथ अगर एल है, ठीक है, इन दिस सिनेरियो अगर हम कहें कि जो जिस लाइन का प्रोजेक्शन हम उस प्लेन पर ले रहे हैं उस लाइन का लेंथ आपका एल है, तो इस लाइन का जो भी प्रोजेक्शन उस प्लेन पर आएगा, उस प्लेन पर जो भी प्रोजेक्शन आएगा, उस प्लेन पर प्रोजेक्शन जो आएगा उसका लेंथ कितना होगा। तो अगर ये लेंथ एल है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन्स अगर इफ द लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज गिवन एल, दैट मीन्स कह सकते हो कि इसका जो प्रोजेक्शन इस प्लेन पर आएगा इस लेंथ को भी क्या कहेंगे, एल ही आएगा। दैट मीन्स कह सकते हो कि लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, इफ लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज स्मॉल एल, देयरफॉर लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ए डैश बी डैश इज ऑल्सो एल। इन दिस सिनेरियो और इन दिस केस हम लोग कह सकते हैं कि इस लाइन का प्रोजेक्शन इस प्लेन पर जो आएगा उसका लेंथ कितना होगा अगर इसके पैरेलल रखा हुआ है तब, ठीक है। तो इस तरह हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं। दैट मीन्स फाइनली अगर हम लोग समराइज करें तो प्रोजेक्शन के लिए क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए, एक रेफरेंस प्लेन चाहिए और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए जो हमेशा रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और जैसे उसका जो शैडो उस रेफरेंस प्लेन पर बनेगा उस लाइन का, उसी शैडो के को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी, और जो शैडो का लेंथ आएगा वो लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, और जो लेंथ आएगा उसी को बोलेंगे लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब आपसे अगर मैं कहूं कि इस बार इस तरह का प्लेन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सॉरी मतलब इस तरह का प्लेन है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और इस बार हम कर क्या रहे हैं कि इस तरह का एक प्लेन ले लेते हैं और रेफरेंस प्लेन इस बार इसी तरह कुछ है, लेकिन इस बार हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरह हम लोग ले रहे हैं। सपोज एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ऐसे ले रहे हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम ए नाम दे दिए और इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, ठीक है। और ये मान लो इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि इस लाइन का प्रोजेक्शन पता करना है, तो सबसे पहले आप क्या क्वेश्चन एराइज करोगे कि ठीक है सर प्रोजेक्शन तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमको एक रेफरेंस प्लेन चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो रेफरेंस प्लेन हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। मान लो ये रेफरेंस प्लेन है और इस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन इस रेफरेंस प्लेन पर हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इस रेफरेंस प्लेन पर इस लाइन का प्रोजेक्शन हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एक रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ टॉर्च। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ऐसे आएगा तो एक बीम ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे, और इसका जो भी शैडो इस प्लेन पर बनेगा द लेंथ ऑफ द शैडो, और जो शैडो होगा दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ए बी। इस ए बी लाइन का क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। तो इसका प्रोजेक्शन अगर लोगे तो ए का शैडो कहां बनेगा, रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आएगा तो डेफिनेटली आप कहोगे सर ए का शैडो ऐसे कुछ बनेगा, और बी का शैडो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। ये बी का शैडो ऐसे कुछ बनेगा, और अगर हम लोग कहें कि ये वाला लेंथ
ये जो आएगा शैडो, ये जो शैडो बनेगा दिस इज कॉल्ड ए डैश एंड दिस इज कॉल्ड बी डैश, ठीक है। तो ये जो लाइन ऐसे है इसका जो प्रोजेक्शन है ऑन दिस प्लेन ए डैश बी डैश आ गया। ये लाइन ए बी ऐसे लिए थे, रे ऑफ लाइट ऐसे डाले थे, और जैसे रे ऑफ लाइट ऑलवेज क्या होगा, जो रेफरेंस प्लेन जिस पर प्रोजेक्शन निकालना उसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, और यहां से रे ऑफ लाइट जब डालोगे तो इस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन ए डैश बी डैश इस पर आ गया, ठीक है। अब देखो ये ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने प्रोजेक्शन को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर आपसे पूछा कि अगर इसका लेंथ एल है तो इसके प्रोजेक्शन का लेंथ कितना होगा, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर इसका लेंथ एल गिवन है तो आपसे पूछा कि इस प्रोजेक्शन का लेंथ कितना होगा, मतलब ये जो लेंथ है ए डैश बी डैश ये कितना होगा, ठीक है। ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करोगे, सिंपल सा यहां पर आपको थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करना होगा, और ज्योमेट्री का यूज कैसे करोगे तो ध्यान से देखो। अगर हम कहें ये लेंथ एल है, ठीक है, तो अगर देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये लाइन तो पैरेलल था इस प्लेन के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये लेंथ एल है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, तो अगर ये लेंथ एल है तो कह सकते हो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, इस लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला लेंथ कितना आएगा बता सकते हो, ठीक है। तो ये वाला लेंथ नहीं, सॉरी, अगर हम इस एंगल को थीटा ना लेकर, हम थीटा इसको ना लेकर, हम थीटा इसको भी तो ले सकते थे, थीटा इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थीटा हम इसको ले लेते हैं, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। खैर वो प्रोजेक्शन में कोई चीज नहीं आएगा, थीटा अगर ये गिवन है तब भी ठीक है, प्रोजेक्शन का लेंथ निकाल सकते हो, ये थीटा गिवन है तब भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो कि हमको ये वाला थीटा गिवन है, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये बात समझ में आई, जो जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है तो आपको ये थीटा भी गिवन हो सकता है, और इस वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है ये भी गिवन हो सकता है। हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये गिवन है, ठीक है, कुछ भी एक गिवन होगा, थीटा तो जरूर गिवन होगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये लेंथ एल है, तो ये वाला जो लेंथ आएगा दिस लेंथ इज कॉल्ड एल कॉस थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लो। अगर ये देखो, अगर हम कहें कि ये वाला लेंथ, इसको हम लोग कह सकते हैं ये वाला लेंथ हमको चाहिए, ये वाला लेंथ एल है, तो कॉस थीटा से आप क्या कर सकते हो बी बाई एच, तो ये तो बेस है और एच कौन सा है एल है, हमको बेस चाहिए था, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा, दैट मीन्स ये जो बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का इसका लेंथ कितना गया एल कॉस थीटा, ये निकल गया लेंथ। और ध्यान से देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम ध्यान से देखें तो अगर क्या क्या गिवन था, जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है उस लाइन का लेंथ गिवन था, और वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल भी गिवन था, और ये वर्टिकल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, और कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्शन फॉर्म है इसका लेंथ कितना होगा। तो हम करते क्या है कि इस लेंथ को लेकर यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिए। तो अगर ये लेंथ एल गिवन है और थीटा गिवन है, ये दो गिवन है, एल गिवन है और थीटा गिवन है, एल गिवन है और थीटा गिवन है, और यहां से क्या किए कि ये वाला जो लेंथ है एल कॉस थीटा इसको हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये जो एल कॉस थीटा अगर इसका लेंथ होगा तो ये आप बताओ सोच के कि इसका जो प्रोजेक्शन इस प्लेन पर आएगा उसका लेंथ कितना होगा, तो उसका लेंथ भी कितना आएगा एल कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। दैट मींस कह सकते हो कि इसका जो प्रोजेक्शन यहां पर आएगा इस प्रोजेक्शन का लेंथ भी कितना आएगा एल कॉस थीटा आएगा, ठीक है। दैट मींस अगर हम कहें कि इस लाइन का अगर लाइन इस तरह कुछ रखा गया है, पहले यही लाइन ऐसे पैरेलल रखा गया था, इसका जो प्रोजेक्शन आया था सेम लेंथ का आया था, लेकिन अगर ये लाइन वर्टिकल के साथ इफ इट मेक्स सम एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल देन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन इज नॉट इक्वल टू एल, इट इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, कितना आ जाएगा एल कॉस थीटा आएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहां लेंथ ऑफ ए बी अगर एल है तो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन एल डैश एल ए डैश पी डैश इज इक्वल टू एल कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। मतलब जो प्रोजेक्शन यहां पर आएगा इस प्रोजेक्शन का लेंथ कितना आ जाएगा एल कॉस थीटा आएगा, ठीक है, क्लियर। तो दैट मीन्स यहां पर सिंपली हम लोग दो काम कर रहे हैं, एक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग मतलब कह सकते हो कि डायग्राम के थ्रू प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं ड्रॉ कर रहे हैं और नेक्स्ट उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक और सिनेरियो लेते हैं, वहां पर आपको बताना है कि एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं उसका प्रोजेक्शन कितना आएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक और सिंपल सा एक सिनेरियो इस तरह का ले लेते हैं कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो हम यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं तो सही रहेगा। यहां पर देखो दो प्लेन और ले लेते हैं, और इस दो प्लेन की अगर हम बात करें तो इस तरह कुछ आएगा। ये वाला एक प्लेन ऐसे ले लिया, ये वाला एक प्लेन वर्टिकल ले लेते हैं, और ये जो प्लेन है हम लोग का हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, ठीक है। इस बार जो हम लोगों का स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरह है,
जो ए बी स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह है, इसका लेंथ एल गिवन है और आपसे पूछा है कि इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा ऑन दिस प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रोजेक्शन निकालने के लिए रेफरेंस प्लेन चाहिए था, तो ये जो है हम लोग का रेफरेंस प्लेन है और इस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन दिस रेफरेंस फ्रेम हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो डायग्राम के थ्रू प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ये लाइन कैसे भी रखा रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट को इस रेफरेंस प्लेन से मतलब है। ओरिएंटेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो, जो भी रे ऑफ लाइट उस पर प्रोजेक्ट करेंगे, जो भी रे ऑफ लाइट उस पर इंसिडेंट कराएंगे, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेफरेंस प्लेन एंड बीम ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस प्लेन। उस रेफरेंस प्लेन के क्या होगा, टिक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। उस लाइन का जिसका प्रोजेक्शन पता करना, उसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट को यहां से इसके ठीक परपेंडिकुलर रखेंगे। अब ध्यान से देखो, इसका शैडो हम लोग देखते हैं कि शैडो कैसा बनेगा। ठीक है, तो दो एंड पॉइंट्स का शैडो देखना है। जैसे यहां इसका शैडो यहां बन रहा था, यहां बन रहा था, इस लाइन का इस पॉइंट का शैडो यहां बन रहा था, इसका शैडो यहां बन रहा था। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें इस पॉइंट ए का शैडो कहां बनेगा, ठीक इसके सामने यहां कहीं बनेगा, और बी का शैडो कहां बनेगा, रे ऑफ लाइट अगर ऐसा आएगा तो देखो ए डैश और बी डैश का शैडो क्या होगा, एक ही पॉइंट पर बनेगा, और ए डैश और बी डैश कहां जाएगा, एक ही पॉइंट पर आएगा। ठीक से देखो, अगर यहां से आप देखोगे तो आपको जस्ट इसका टिप दिखाई देगा, मतलब इसका शैडो यही बनेगा, ए का शैडो भी यही बनेगा। दैट मींस जो प्रोजेक्शन आएगा जस्ट अ पॉइंट आएगा, वो कोई लेंथ नहीं आएगा। अभी तक दो सिनेरियो में, दो कंडीशंस में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो स्ट्रेट लाइन ले रहे थे उसका प्रोजेक्शन क्या आ रहा था, एक लेंथ आ रहा था। लेकिन अगर इस तरह इसके ठीक परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन रखा रहेगा तो इसका प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं आ रहा, लेंथ इसका कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर इसका लेंथ L है, दैट मींस लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन AB इक्वल टू L है, सॉरी मतलब लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन L है, तो जो प्रोजेक्शन होगा उसका लेंथ कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक पॉइंट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोजेक्शन कहेंगे। तो ये था, कह सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन जब ऐसा परपेंडिकुलर होगा तो इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस रेफरेंस प्लेन कितना आ गया, एक जस्ट पॉइंट आएगा। इसीलिए जो प्रोजेक्शन आएगा उसका लेंथ कितना आ रहा, 0 आ रहा भाई। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीन सिचुएशन था जहां पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन ले रहे थे। कहां ले रहे थे हम लोग, तो इसका प्रोजेक्शन हम लोग ले रहे थे किस पर, ऑन दिस वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो इस वर्टिकल प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन हम लोग ले रहे थे। अब हम लोगों को करना क्या है कि ये जो प्रोजेक्शन है, इसी प्रोजेक्शन को आप दूसरे वे में कह सकते हो कि इस लेंथ का कंपोनेंट भी कह सकते हो, जबकि ये टर्म यहां पर बहुत सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट इज रिलेटेड टू अ वेक्टर। बट फिर भी आप इसको अपने समझने के लिए कह सकते हो कि जो प्रोजेक्शन है, ये इनडायरेक्टली कह सकते हो कि इस लाइन का प्रोजेक्शन जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ दिस लेंथ L। इस लेंथ का कंपोनेंट है अलोंग दिस प्लेन, तो इस प्लेन पर उसका क्या है, कंपोनेंट है। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंसेप्ट अभी आपने देखा, ये कंसेप्ट किसका था, प्रोजेक्शन का। तो प्रोजेक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो प्रोजेक्शन जब भी निकालना होगा, तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि किस रेफरेंस प्लेन पर निकालना है, किसका प्रोजेक्शन निकालना है, और कैसे निकालना है। कैसे के केस में क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे, जो भी शैडो बनेगा वही शैडो क्या होता है, ऑन दैट प्लेन प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, अब देखो, तो ये जो प्रोजेक्शन का कंसेप्ट था, इस प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को और डॉट प्रोडक्ट को एक साथ रिलेट करते हैं। क्योंकि जो प्रोजेक्शन पढ़े हो ना, आपको लग रहा होगा कि इस प्रोजेक्शन को और डॉट प्रोडक्ट को एक दूसरे से क्या मतलब है भाई, कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो डॉट प्रोडक्ट, और आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है, बोथ आर इंटर रिलेटेड। दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर को हम लोग कह रहे हैं, दिस वेक्टर इज कॉल्ड ए वेक्टर, या सिंपली इसको हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग इस ए वेक्टर को ऐसा कुछ ले लेते हैं। सपोज दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए। ये मान लो कि ये हम लोगों का जो एरो है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस कॉमन पॉइंट
एक वेक्टर और ड्रॉ करते हैं हम लोग, एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड, इस वेक्टर को हम लोग नाम दे दिए बी वेक्टर, बी वेक्टर, एंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज थीटा। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों के पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को यहीं रहने दो। अब इसको देखो कैसे डॉट के साथ रिलेट करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि दो वेक्टर ले लिए। सपोज द वेक्टर ए इज डायरेक्टेड अलोंग दिस सेंस, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेंथ। और एक और सेकेंड वेक्टर ले लेते हैं, और इस सेकेंड वेक्टर को हम लोग कह रहे हैं कि वेक्टर बी इस तरह डायरेक्टेड है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, थीटा गिवन है। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, अब यहां पर अब सेम ये जो कंसेप्ट है प्रोजेक्शन का, अगर इन दोनों वेक्टर के साथ रिलेट करें, अगर इस प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को दो वेक्टर के साथ रिलेट करें, तब कैसे रिलेट कर सकते हो। तो दो वेक्टर के साथ प्रोजेक्शन कैसे रिलेट होगा भाई, क्योंकि प्रोजेक्शन के लिए आपको करना क्या होगा, एक तो रेफरेंस प्लेन चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, और रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट चाहिए, तीन चीज चाहिए, तभी आप प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो आइडिया है, ये जो कंसेप्ट है किसका, प्रोजेक्शन का, इसको यहां पर इंप्लीमेंट करें इन केस ऑफ वेक्टर, इन केस ऑफ टू वेक्टर्स, अगर हम प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, दैट मींस यहां भी हम लोगों को तीन चीजों की नीड होगी। पहला नीड क्या होगा, एक प्लेन की, रेफरेंस प्लेन का। सेकेंड नीड किसका होगा कि किसका प्रोजेक्शन उस रेफरेंस प्लेन पर लेना है, और तीसरा क्या चाहिए, बीम ऑफ लाइट। ये तीन चीजों की नीड होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपली देखो हम लोग करते क्या है, इन तीन चीजों के लिए ये जो ए का डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, मान लो ये जो डायरेक्शन ऑफ ए है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, दिस डायरेक्शन इज एक्सटेंडेड अलोंग दिस लाइन, और इसको हम कहते हैं रेफरेंस वेक्टर। इसका नाम क्या दे दिए, रेफरेंस वेक्टर। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस वेक्टर। दैट मीन्स कहने का मतलब देखो प्रोजेक्शन को उन दो वेक्टर के साथ रिलेट करें। ठीक है, दो वेक्टर सपोज हम ले लिए तो कौन सा, एक वेक्टर ए लिए थे और सेकेंड वेक्टर बी लिए थे, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, और एकदम इन दोनों से रिलेट कर रहे थे प्रोजेक्शन को। तो प्रोजेक्शन से रिलेट करने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला एक तो रेफरेंस प्लेन, सेकेंड एक स्ट्रेट लाइन, और थर्ड बीम ऑफ लाइट। तो हम रेफरेंस प्लेन को रिप्लेस कर रहे हैं बाय अ वेक्टर, मतलब दिस प्लेन, मतलब जो रेफरेंस प्लेन का मतलब क्या होता है, जिस पर हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं, जिस पर प्रोजेक्टेड लेंथ आता है। तो हम लोग करते क्या है कि अगर इस प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को यहां लेकर आएंगे तो यहां हमको प्लेन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर को अगर प्रोजेक्शन के कंसेप्ट से रिलेट करेंगे तो यहां पर हमको कोई प्लेन मिलने वाला नहीं है। हम जस्ट करते क्या है, किसी एक वेक्टर को एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, और ये जो रेफरेंस लाइन है इट बिहेव्स एज अ रेफरेंस प्लेन, मतलब रेफरेंस प्लेन पर प्रोजेक्शन लेते थे, और यहां पर ये जो वेक्टर है इसको रेफरेंस वेक्टर लेने का मतलब क्या है कि अब जो भी प्रोजेक्शन लेंगे एक प्लेन नहीं है, इसी वेक्टर पर हम प्रोजेक्शन लेंगे, मतलब इसी रेफरेंस लाइन पर एक प्रोजेक्शन लेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक प्लेन यहां चाहिए था प्रोजेक्शन के लिए, इस प्लेन को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय दिस वेक्टर ए, और इसको नाम दे दिए रेफरेंस वेक्टर ए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन चाहिए था, प्रोजेक्शन किसका निकालोगे, अगर मान लो रेफरेंस वेक्टर या रेफरेंस प्लेन मिल गया तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए एक लाइन चाहिए था। यहां पर लाइन नहीं, यहां पर वेक्टर ही लेंगे, और ये कौन सा वेक्टर लेंगे, बी वेक्टर। मतलब दिस स्ट्रेट लाइन मतलब कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस वेक्टर। इन दिस सिनेरियो, इन केस ऑफ वेक्टर, हम लोग स्ट्रेट लाइन को रिप्लेस कर रहे हैं विथ अ वेक्टर बी। और थर्ड आपको क्या चाहिए, थर्ड हम लोगों को रे ऑफ लाइट चाहिए। तो रे ऑफ लाइट अगर हमको चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, या बीम ऑफ लाइट लेंगे, दैट रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस रेफरेंस वेक्टर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका प्रोजेक्शन यहां निकालना था, तो इसके ठीक इस रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट डाल रहे थे। हमको इसके ओरिएंटेशन से मतलब नहीं था, ये ऐसे रखा रहे चाहे ऐसे रखा रहे, रे ऑफ लाइट और ये जो रेफरेंस प्लेन है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि दिस रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस रेफरेंस प्लेन, व्हाट एवर बी द ओरिएंटेशन ऑफ दिस लाइन। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, जो भी बीम ऑफ लाइट होगा ऑलवेज रेफरेंस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इन द सिमिलर वे हम लोग कह सकते हैं कि यहां हमको एक बीम ऑफ लाइट चाहिए ना भाई, और जो बीम ऑफ लाइट लेंगे वो यहां पर वो किसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो रेफरेंस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर हम करते क्या है कि परपेंडिकुलर टू दिस रेफरेंस वेक्टर, इस रेफरेंस वेक्टर का परपेंडिकुलर इधर कुछ होगा,
तो ऐसे एक रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं और बीम ऑफ लाइट इस पर ऐसे इंसिडेंट कराते हैं। क्लियर? परपेंडिकुलर टू दिस हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर बीम ऑफ लाइट को ऐसा हम इंसिडेंट कराएंगे और ये हम लोग का वेक्टर बी हो गया और ये जो बी है बी बिहेव्स एज अ लाइन, इस लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, दैट मींस आप प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को आप यहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तो ये रेफरेंस वेक्टर बीम ऑफ लाइट और ये जो बीम ऑफ लाइट है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द रेफरेंस वेक्टर और ये ऑलवेज किसके परपेंडिकुलर होगा? तो रेफरेंस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे? अब इसके बाद सिंपल सा कंडीशन क्या है कि वी नीड टू टेक द शैडो ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर और कह सकते हो ऑन द लाइन कंटेनिंग वेक्टर ए, और इस लाइन पर, इस रेफरेंस वेक्टर वाले लाइन पर इस ए बी वेक्टर का क्या करेंगे? हम शैडो का लेंथ लेंगे। कैसे शैडो का लेंथ निकालोगे? तो बी वेक्टर के शैडो का लेंथ निकालने के लिए इसके दोनों एंड को देखना होगा। इस बी वेक्टर के शैडो का लेंथ निकालने के लिए इसके दोनों एंड को देखना होगा। एक एंड तो ये हो गया और एक एंड ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस एंड का शैडो कहां बनेगा? तो रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आएगा, रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आएगा तो कह सकते हो, या सिंपल देखो, रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा तो इस पॉइंट का शैडो यहां कहीं बनेगा और इस पॉइंट का शैडो वहीं बनेगा भाई, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इस पॉइंट का शैडो वहीं बनेगा। ठीक है, तो कह सकते हो इसका शैडो यहां कहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है, ध्यान से देखो, अगर हम इस लेंथ की बात करें यहां से यहां तक का, ये वाला जो लेंथ है, ये जो बी है, इस बी का शैडो का लेंथ है और ये जो शैडो का लेंथ होगा बी का, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए। और यहां से लिख सकते हो कि ये जो यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ आएगा दिस इज कॉल्ड, ये अगर बी है तो आपको पता है कि अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये लेंथ बी है तो कह सकते कि ये लेंथ कितना आ जाएगा? बी कॉस थीटा। इन द सिमिलर वे अगर ये लेंथ एल था तो इसके ठीक सामने वाला एंगल के साथ जुड़ा हुआ जो साइड है, इस हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ जुड़ा वाला एंगल थीटा है। ये क्या है? बेस। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये लेंथ एल है तो ये जो बेस आता है कितना आएगा? एल कॉस थीटा। तो ये क्या है? ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर ये लेंथ बी है, क्योंकि ये वेक्टर बी है और ये जो वेक्टर बी का एरो का लेंथ कितना आएगा? मॉड ऑफ बी। तो अगर ये मॉड ऑफ बी होगा तो ये वाला जो लेंथ होगा मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आ जाएगा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मतलब यहां से इसका जो प्रोजेक्शन आया, मतलब इसका लेंथ, इस वेक्टर के एरो का लेंथ अगर मॉड ऑफ बी है दैट इज सिंपली वी कैन से बी, और अगर इसका लेंथ बी है तो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन यहां से, मतलब ये जो शैडो बना, इसी शैडो को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी। ये शैडो किसका है? ये शैडो इस बी वेक्टर का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो शैडो बना है इस शैडो को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी। कहां, किस पर प्रोजेक्शन लिए? ऑन द लाइन कंटेनिंग वेक्टर ए। ठीक है, दैट मींस ये जो शैडो बनेगा, ये शैडो किसका है? बी का है भाई। तो ये बी का शैडो का लेंथ कितना है? बी कॉस थीटा। तो कह सकते हो, या सिंपली देखो ना, हम इस वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर हम कहें डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये जो लेंथ आया ये प्रोजेक्शन किसका है? बी का ऑन दिस लाइन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, कुछ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये कैसे लिखा जा सकता है? इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ऑफ वेक्टर बी, बी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए, ऑन वेक्टर ए। इस वेक्टर ए पर इसका प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये वाला जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड, मतलब दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ, मतलब दिस लेंथ इज कॉल्ड, ये वाला जो लेंथ है, ये जो शैडो बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है, अब देखो ये तो हम लोग डायग्राम के थ्रू समझे हैं, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इसका लेंथ कितना होगा, इस लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लेंथ को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये लेंथ कैलकुलेट नहीं होगा। अगर ये मॉड ऑफ बी है तो ये लेंथ, अभी मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कितना आएगा भाई? इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। अगर ये लेंथ बी है तो ये वाला जो लेंथ है बेस वाला, बेस वाला बेस के साथ कॉस होता है तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा।
तो ये लेंथ कितना आ गया b cos थीटा। ये ट्रायंगल को यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट हम लोग कहेंगे, ये कंसेप्ट किसके साथ था, तो ये कंसेप्ट कह सकते हो कि वेक्टर को, मतलब कह सकते हो कि प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को दो वेक्टर के साथ इंटर रिलेट कर दिए, ठीक है। दैट मीन्स दो वेक्टर के केस में प्रोजेक्शन अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले किसी एक वेक्टर को रेफरेंस वेक्टर लेना है, मतलब वो एक प्लेन की तरह काम करेगा, और जो रिमेनिंग वेक्टर है, जो अदर वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन उस रेफरेंस वेक्टर पर लेना है। और उसका प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रे ऑफ लाइट को इस रेफरेंस वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे, और जो भी शैडो बनेगा इस शैडो को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ये शैडो किसका बना है, इस बी का बना है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको कहने का तरीका क्या, तरीका समझोगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, दिस शैडो, लेंथ ऑफ दिस शैडो, और दिस शैडो इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। वेक्टर ए पर बी का क्या है, प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और इसका लेंथ अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, b cos थीटा। तो सबसे पहले डायग्राम के थ्रू आप समझने की कोशिश करना कि शैडो का लेंथ कितना होगा, और फिर उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, b cos थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो प्रोजेक्शन हम निकाले हैं, ये प्रोजेक्शन एक वेक्टर का निकाले हो, यहां एक लाइन का निकाले थे तो ठीक है, इसका लेंथ l आएगा, लेकिन हम कहें कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ये निकाल रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं b cos थीटा, लेकिन इस वेक्टर का प्रोजेक्शन भी क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। दैट मीन्स इसका जो शैडो है ना, ये एक आप कह सकते हो सिंपल लेंथ नहीं आएगा, इसका एक सर्टेन डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन किधर लेंगे, तो ये जिस पर प्रोजेक्शन निकाले हो ना, किस पर प्रोजेक्शन निकाले हो, ए पर निकाले हो, तो इस प्रोजेक्शन जो बी का प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर ए है, बी का प्रोजेक्शन जो वेक्टर ए पर है, उसका भी वही डायरेक्शन होगा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इसीलिए इस प्रोजेक्शन को एक डायरेक्शन भी हम लोगों को देना जरूरी है, क्योंकि ये वेक्टर का प्रोजेक्शन है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन का डायरेक्शन किधर आएगा, अलोंग ए आएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहां से लेंथ इतना आ गया, एंड ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग डायरेक्टेड होगा। क्लियर, ठीक है। क्योंकि इस बी वेक्टर का जो भी प्रोजेक्शन आएगा, ये भी एक वेक्टर होगा, इसीलिए उसका जो डायरेक्शन आएगा, जिस वेक्टर के अलोंग उसका कंपोनेंट लियो, उसी के डायरेक्शन के अलोंग आएगा, मतलब इसका डायरेक्शन ए के अलोंग आएगा, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग करते क्या है, ठीक है, कि मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो इन द सिमिलर वे अगर आपसे कोई कहता, ठीक है, कि ये वेक्टर हम लोगों का ए है, सपोज ये वाला वेक्टर हम लोगों का ए है, और इस वेक्टर को हम बी ले लेते हैं, इस वेक्टर को हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ठीक है। इस वेक्टर को हम लोग बी ले लेते हैं, और ये वेक्टर ए है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये एंगल थीटा है। अब आपसे पूछ ये रहा है कि अब आपको प्रोजेक्शन तो निकालना है, लेकिन इस वक्त प्रोजेक्शन आपको किसका निकालना है, ए का ऑन बी निकालना है, ठीक है। मान लो आपसे बोला गया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे, अगर आपसे ये पूछा गया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी निकालना है, ठीक है। ये जो अभी हमने निकाले थे, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी था ऑन वेक्टर ए था, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज ये स्टेटमेंट दिया है, दो वेक्टर ऐसे गिवन है, अब प्रोजेक्शन निकालना है, किसका निकालना है, ए का ऑन बी। तो ये ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं दैट वेक्टर बिहेव्स एज अ रेफरेंस वेक्टर। वो वेक्टर किस तरह बिहेव करेगा, रेफरेंस वेक्टर। मतलब कह सकते हो कि सबसे पहले अब करना क्या, ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है, तो बी को रेफरेंस प्लेन की तरह एक रेफरेंस वेक्टर मान लो, तो ये बी जो है एक रेफरेंस वेक्टर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस रेफरेंस वेक्टर, ये जो बी है, इट बिहेव्स एज अ रेफरेंस वेक्टर, जिस पर हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे, दैट वेक्टर बिहेव्स एज अ रेफरेंस वेक्टर, मतलब इसी पर प्रोजेक्शन निकलेगा। किसका निकालना है, ए का। तो इस रेफरेंस वेक्टर के परपेंडिकुलर हम लोग क्या करते हैं,
रे ऑफ लाइट ऑन दिस वेक्टर क्या करते हैं, क्योंकि दिस बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू दिस रेफरेंस वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रोजेक्शन चाहिए था इस पर, तो इसका शैडो इस पर ड्रॉ करेंगे, इसका शैडो। तो रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आएगा तो ए का शैडो कहोगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर शैडो यहां कहीं बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हो एक लाइन, ठीक है। और इसका कह सकते हो कि इसके टेल का शैडो यहीं बनेगा, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और ये जो लेंथ आएगा, मतलब ये जो होगा, दिस इज कॉल्ड, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड, इसी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए। ये वाला जो लेंथ आएगा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा, इसका लेंथ निकालना है, तो इस प्रोजेक्शन का लेंथ कितना आएगा। अगर ये वाला लेंथ हम लोगों का ए है, तो ये कह सकते हो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाला लेंथ फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा आएगा, ठीक है, बी कॉस थीटा आएगा। लेकिन इसका एक डायरेक्शन भी आ जाएगा, इसका डायरेक्शन किधर आएगा बता सकते हो, इसका प्रोजेक्शन बी पर निकालो, तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं, तो जिस वेक्टर पर निकाले हो, इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कहां निकालो, बी पर, तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर बी पर निकाले हैं, दैट मींस हम लोग कह सकते हैं कि बी के अलोंग इसके प्रोजेक्शन का डायरेक्शन होगा, और ये जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे हम लोग शो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, ये तो हम लिखे थे, ये जो लिखे हैं ये तो बी कॉस थीटा नहीं, ये वाला ए है, ये लेंथ ए है, तो ये लेंथ ए कॉस थीटा आएगा, ये लेंथ कितना आएगा, ए कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डायरेक्शन बताओ तो क्या होगा, ये तो एक वेक्टर है, लेकिन ये जो आप लिख रहे हो ए कॉस थीटा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। आपको क्या करना है कि इसका जो कंपोनेंट अलोंग दिस वेक्टर आया है, ए का कह सकते हो ये जो प्रोजेक्शन है, और इसी प्रोजेक्शन को ऐसे भी, इसको भी ध्यान रखना, दिस प्रोजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पर, बी। इस प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। इस चीज को ये भी ध्यान रखना, कभी कभी आपको प्रोजेक्शन नहीं देगा और वहां पर आपको क्या दे देगा, कंपोनेंट दे देगा, तो इसको हम लोग कह रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और सेम चीज को कहने का दूसरा तरीका क्या है कि ये कंपोनेंट ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, तो इसको कंपोनेंट से समझो ना। अगर ये जो प्रोजेक्शन है, अगर इसको हम कंपोनेंट कर रहे हैं, तो ये वेक्टर ए है और ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि ये जो इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएगा वो कॉस कंपोनेंट आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन के लॉन्ग निकाल रहे हो उस डायरेक्शन के लॉन्ग उससे थीटा बनाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, कॉस थीटा। किसका कॉस होगा, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा ए का ऑन बी, तो ए कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे, तो इसका डायरेक्शन लिखने के लिए सिंपल, देखो हम लोग पढ़े हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, यू बी लिख देते हैं। यू बी का मतलब शायद आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़े थे, और इस डायरेक्शन के लॉन्ग मान लो कि एक वेक्टर है, और इस डायरेक्शन के लॉन्ग जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज, इस डायरेक्शन का एक नाम है, और इस नाम क्या है, यू बी, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन बी। मतलब यूबी का मतलब क्या है कि कोई भी डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर के टर्म में नाम दे सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर जब मैं आपको पढ़ाया था तो यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर के थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर सेंस को या डायरेक्शन का कुछ नाम दे सकते हैं। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, इधर एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दे यूबी, मतलब इस डायरेक्शन का नाम क्या है, जो बी के अलोंग जो डायरेक्शन है, मतलब बी वेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन का नाम क्या है, नाम है यूनिट वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर अलोंग बी। तो हम लोग क्या किए कि ये तो इसका मैग्नीट्यूड था कंपोनेंट का, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर अलोंग बी है, तो बी के अलोंग जो डायरेक्शन है उसका नाम क्या दियो, इसका नाम दियो यू बी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, यू बी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। इन द सिमिलर वे सोच के देखो, अगर ये बी का कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इस बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है प्रोजेक्शन, और इसको क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट, इस चीज को ध्यान में रखो, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन। तो इस बी का कंपोनेंट अलोंग दिस ए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग होगा, तो जो ए वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन है इसका नाम क्या दे सकते हैं, तो इस डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ए वेक्टर पता है, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो भी आएगा यू ए, तो इस डायरेक्शन का नाम यू है, तो हम डायरेक्ट इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या निकल गया, प्रोजेक्शन, ठीक है। देख लो बहुत सिंपल सा है, पहले तो मैग्नीट्यूड निकाले, मतलब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कंपोनेंट का कंसेप्ट यूज करो, और उसी कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं भाई।
तो इसका कह सकते हो कि इस बी का प्रोजेक्शन अलोंग दिस वेक्टर कितना आ जाएगा, कंपोनेंट जो इसका होगा, तो ये बी वेक्टर है, ये थीटा बना रहा, तो इस डायरेक्शन के साथ कॉस कंपोनेंट आएगा, तो बी कॉस थीटा, इसका डायरेक्शन इधर क्या होगा, ए के डायरेक्शन में होगा। तो ए के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ए के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, और जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको हम लोग इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस वेक्टर को डायरेक्शन भी मिल गया, जो कंपोनेंट आया, जो प्रोजेक्शन आया उसको डायरेक्शन भी मिल गया। तो इस तरह कह सकते हैं कि बी कॉस थीटा यू ए वेक्टर, ये बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर फॉर्म में अलोंग ए वेक्टर। और इसी तरह इस ए वेक्टर का बी के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना होगा, तो रे ऑफ लाइट इस बी पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे, तो इस ए का जो कंपोनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए कॉस थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। और बी अगर पता है तो यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी निकाल सकते हो। कैसे? यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। और यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या है, अलोंग बी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे उस यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का नाम क्या है, क्या होगा, ये जो यूनिट वेक्टर होगा वही। जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं आई कैप, मतलब उस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं और आई कैप भी उसका नाम दे सकते हैं। इन द सिमिलर वे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं कुछ होगा तो इस डायरेक्शन का नाम हम क्या दे सकते हैं, जो भी यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन होगा वही नाम दे सकते हैं। तो इस में कंपोनेंट को, इस प्रोजेक्शन को एक डायरेक्शन चाहिए था, तो अगर किसके अलोंग होगा, बी वेक्टर के अलोंग, तो वेक्टर बी पता है तो अलोंग दिस वेक्टर हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, सिंपल सी बात। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोजेक्शन है इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो भी है कंसेप्ट प्रोजेक्शन का, जो भी कंसेप्ट था इस सिचुएशन में इसको हम लोगों ने वेक्टर के साथ रिलेट तो कर दिया। प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को दो वेक्टर के साथ हम लोगों ने रिलेट कर दिया कि प्रोजेक्शन का मतलब इन केस ऑफ वेक्टर क्या होता है। लेकिन अब ये जो प्रोजेक्शन है डॉट के साथ कैसे रिलेटेड है, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग डॉट को और इस प्रोजेक्शन को एक साथ रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को और प्रोजेक्शन को एक साथ रिलेट करते हैं, तो इसके लिए सिंपल सा, सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा सिचुएशन ले लेते हैं। सपोज हम लोगों के पास एक वेक्टर इस तरह है और इस वेक्टर को हम लोग कह रहे हैं दिस वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर ए। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर बी को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर बी। ठीक है, इस वेक्टर को बी कह रहे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि बी का प्रोजेक्शन ए पर फाइंड आउट करना है, तो हमको पता है कि जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर को हम लोग रेफरेंस वेक्टर लेकर चलते हैं। तो ये जो बी वेक्टर है, सॉरी ए वेक्टर जो होगा यहां पर, दिस ए वेक्टर इज कॉल्ड रेफरेंस वेक्टर, इसको रेफरेंस वेक्टर ले लिए, ये रेफरेंस वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग सबसे पहले जब भी प्रोजेक्शन की बात होगी ना एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, तो सबसे पहले डायग्राम के थ्रू हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्शन का लेंथ कितना होगा या प्रोजेक्शन दिखेगा कैसा। ठीक है, इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा कि बी इस रेफरेंस वेक्टर के परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट कराएंगे, तो कराने पर इस वेक्टर बी का इस पर कुछ शैडो बनेगा, तो इसका शैडो का लेंथ हम लोग ले लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट ऐसे हम लोग इंसिडेंट कराएंगे। तो कराने के बाद आप देख सकते हो इसका शैडो का लेंथ कैसे बनेगा, ये वाला लेंथ यहाँ पर ऐसे आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इसका प्रोजेक्शन यही रहेगा, और ये जो लेंथ आएगा इसी लेंथ को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, ये वाला जो लेंथ आएगा, और ये जो प्रोजेक्शन होगा एक वेक्टर होगा तो इसका एरो का सेंस ऐसे दिखा दिए। ठीक है, तो ये जो एरो आएगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आएगा दिस इज कॉल्ड बी कॉस थीटा, और इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं, ये वेक्टर ए है तो इसका डायरेक्शन यू ए कैप आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर इन प्रॉपर वे बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पर निकालना हो या बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर पर निकालना हो, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इस बी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, इस बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा दिस इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और उस प्रोजेक्शन का एक डायरेक्शन भी होगा, और वो उस वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा, कह सकते हो कि रेफरेंस वेक्टर के डायरेक्शन के लोग, मतलब जिस पर प्रोजेक्शन निकाले। ठीक है, अब हम लोग चाहते क्या है कि इस कंपोनेंट का ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है
इसको रिलेट करेंगे डॉट के साथ, तो डॉट के साथ रिलेट हम लोग कर सकते हैं। और कैसे रिलेट करेंगे, तो इसके लिए देखो सिंपल सा, हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी हम लोग जानते हैं कितना होता है, ए डॉट बी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर इन दोनों का डॉट लिखते हैं, हम प्रोजेक्शन को भूल गए, प्रोजेक्शन हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया है कि प्रोजेक्शन बी वेक्टर का ए पर कितना आएगा, ये आएगा बी कॉस थीटा यू ए का, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट कितना आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ ही चुके थे। अब देखो यहां से अगर डॉट प्रोडक्ट को अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें एक टर्म आ रहा है बी कॉस थीटा। इस डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक टर्म क्या आ रहा है, बी कॉस थीटा। अगर हम बी कॉस थीटा की बात करें तो आप ध्यान से देखो, ये जो बी कॉस थीटा है और यहां भी बी कॉस थीटा आ रहा है, मतलब सेम सिनेरियो। अगर ये सिचुएशन ले लेते हैं तो इस डॉट प्रोडक्ट में एक कह सकते हो टर्म आ रहा है बी कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन कि बी कॉस थीटा इज कॉल्ड, बी कॉस थीटा को ऑलवेज हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग, कह सकते हो कि वेक्टर ए, और बी कॉस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए। तो ये जो बी कॉस थीटा है ये डॉट प्रोडक्ट में इस बी कॉस थीटा का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखना कि, और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी, और यहां पर मॉड ऑफ ए को इधर लेकर आ गए, इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। और इसको अरेंज करके लिखेंगे मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, लिख सकते हैं हम लोग। मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए। और ध्यान से देखो ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। इसी टर्म को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए, वेक्टर ए के एलोंग इसका जो प्रोजेक्शन आएगा ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये आप ध्यान से देखो प्रोजेक्शन के साथ रिलेट हो गया। और हम लोग का मेन मोटिव यही था कि डॉट प्रोडक्ट को रिलेट करना था किसके साथ, प्रोजेक्शन के साथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहां अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक जो फंडामेंटल कंसेप्ट था प्रोजेक्शन का, अकॉर्डिंग टू दैट फंडामेंटल कंसेप्ट ये जो बी कॉस थीटा यू ए कैप है, इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग किसके एलोंग है, एलोंग वेक्टर ए के एलोंग होगा। मतलब प्रोजेक्शन को फंडामेंटल कंसेप्ट से हम कह सकते हैं कि बी का कंपोनेंट और बी का प्रोजेक्शन एलोंग वेक्टर ए कितना आएगा, बी कॉस थीटा, और जो यूनिट वेक्टर होगा एलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बी का प्रोजेक्शन निकल गया। एंड द सेम स्टेटमेंट और सेम कंसेप्ट कैन बी रिलेटेड बाय डॉट प्रोडक्ट एंड द सेम कंसेप्ट इज कॉल्ड, और कह सकते हो कि सेम कंसेप्ट को या सेम कह सकते हो कि प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए। दैट मींस एक चीज ध्यान रखना कि अगर प्रोजेक्शन आपसे पूछा तो प्रोजेक्शन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग ए, दैट मींस इट इज कॉल्ड मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, डॉट का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है।
ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मॉड ऑफ ए, ये ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ ए क्या है, रेफरेंस वेक्टर है, इसको ध्यान में रखोगे। दिस मॉड ऑफ ए इज कॉल्ड रेफरेंस वेक्टर, रेफरेंस वेक्टर है, ये क्या है, रेफरेंस वेक्टर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो फॉर्मूला आप लिखे हो, इस फॉर्मूला को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन है, वो स्केलर फॉर्म में है। किस में है, स्केलर फॉर्म में है, क्योंकि यहां पर देखोगे जो प्रोजेक्शन आ रहा है वही वेक्टर आ रहा है, तो यहां पर भी जो प्रोजेक्शन आएगा, ये प्रोजेक्शन देखोगे तो ये स्केलर फॉर्म क्यों करें, क्योंकि ए डॉट बी ऑलवेज आपको स्केलर देगा, और मॉड ऑफ ए से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या देगा, स्केलर देगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो भी हम कंसेप्ट डॉट के साथ रिलेट किए प्रोजेक्शन को, ये आपका क्या देगा, एक स्केलर कह सकते हो, वैल्यू देगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्ट या कह सकते हो कि इन राइट वे जो प्रोजेक्शन होता है एक वेक्टर होता है, तो उसका डायरेक्शन भी आपको देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर सेम स्टेटमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, ये जो प्रोजेक्शन आएगा कितना आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो कि a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, ये तो स्केलर फॉर्म था, लेकिन इस कंपोनेंट का, इस प्रोजेक्शन का डायरेक्शन होगा किसके अलॉन्ग होगा, along वेक्टर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये मैग्नीट्यूड बताएगा, जो भी प्रोजेक्शन आएगा उसका डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यू ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस रेफरेंस वेक्टर लेंगे उस रेफरेंस वेक्टर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो भी आएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि प्रोजेक्शन, या सिंपल इसको याद रखना कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन, जिस वेक्टर का मतलब वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पर निकाल रहे हैं, तो ए एक रेफरेंस वेक्टर होगा, और रेफरेंस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट के साथ, तो प्रोजेक्शन निकल जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो ये कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कि ये जो प्रोजेक्शन है इससे रिलेटेड बहुत बार सम्स पूछा जा चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि ये जो प्रोजेक्शन है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम लोग करेंगे क्या, कि यहाँ से आप कह सकते हो कि प्रोजेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 3i कैप प्लस 2j कैप along वेक्टर बी i कैप प्लस j कैप। ठीक है, मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, और कह रहा है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके अलॉन्ग निकालना है, तो आपको निकालना है किसके, बी के अलॉन्ग निकालना है। ठीक है, बी के अलॉन्ग इसका प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना कि जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को लिख देना। आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये अगर फॉर्मूला पढ़ लिए हो तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप क्या करना, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट क्या बोला है कि प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along बी। ठीक है, ये प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां पर एक काम और कर सकते थे कि अगर यहां पर, अगर ध्यान से देखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along ए कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ए डॉट बी है उसको ए से डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी निकाल रहे हैं, जो रेफरेंस वेक्टर ले रहे हैं उस रेफरेंस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो यहीं पर आपको ये लिखना रहता, एकदम इसी सिचुएशन में ऐसा कुछ रहता कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along बी, किसके along निकालना है, along बी। सिमिलरली यहां से कह सकते हो along बी। अगर बी के along कैलकुलेट करना है
तो डायरेक्ट क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, जिसके अलोंग निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। जैसे यहां ए के अलोंग निकालना था, किससे डिवाइड कर दिए, मॉड ऑफ ए। डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो यहां से हम लोग डेराइव करके ये कंसेप्ट पर पहुंचे थे, तो ये जनरलाइज्ड कंसेप्ट हो गया। और इस कंसेप्ट को आप कभी भी यूज कर सकते हो। अगर ऐसे पूछ दिया, उल्टा पूछ दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस वेक्टर। और जब डॉट प्रोडक्ट को रेफरेंस वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये जो रेफरेंस वेक्टर से डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखना कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, किसको, डॉट को। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी पूछा है, तो क्या करोगे, जो भी डॉट प्रोडक्ट आएगा ए और बी का डिवाइडेड बाय रेफरेंस वेक्टर कौन होगा, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है वो रेफरेंस वेक्टर होगा। तो बी के अलोंग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ बी कर देंगे। ठीक है, क्लियर। यहां से अगर ध्यान से देखोगे, यहां ये जो कंसेप्ट डिराइव की हुई जनरलाइज्ड कंसेप्ट है भाई, जो भी रेफरेंस वेक्टर है वो उसके मैग्नीट्यूड से ऑलवेज डिवाइड करेंगे। तो यहां रेफरेंस वेक्टर बी है, ठीक है, इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है, क्योंकि इसका डायग्राम अलग होगा। अगर हम ए का प्रोजेक्शन बी पर लेते हैं तो इसका डायग्राम क्या होता है, अलग होता है। और उस केस में हम ये वाला स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लेकिन बी को रेफरेंस वेक्टर ले रहे हैं। तो अगर आप इसी तरह इसको प्रूफ करते तो एकदम यही एक्सप्रेशन आता है। इसीलिए हम बस एक शॉर्टकट यहां से क्या ध्यान में रखेंगे, जो भी रेफरेंस वेक्टर है जिसके अलोंग कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे डॉट को। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट को किससे डिवाइड कर देंगे, मॉड ऑफ बी से। अब देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि ये लिखोगे ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी कितना आएगा, तो आपने सीखा है कि इसके एक्स कंपोनेंट से और इसके एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई प्लस इसके वाई से प्लस इसके वाई से डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये सब तो डॉट में आप बहुत पढ़े हो भाई, ए डॉट बी निकालना है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसके कोएफिशिएंट ऑफ आई कितना है, 3 इंटू इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस इसका जे का कोएफिशिएंट कितना है, 2 इंटू इसका कितना है, 1 मल्टीप्लाई कर दिए, तो रूट इतना आ जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, 3 + 2 डिवाइडेड बाई √2, इसको लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाई √2, इतना लिख सकते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ये आंसर स्केलर फॉर्म में है। ये आंसर किस में है, स्केलर फॉर्म में है। तो बहुत बार आपको क्या होता है कि जो अगर मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन गिवन है, तब उस केस में आपको स्केलर फॉर्म में दिया रहेगा, तो ये आंसर यहीं से निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो बोर्ड के एग्जाम में आपको यही सवाल दे दिया, एग्जैक्ट यही सवाल दे दिया, तो आप ऑलवेज आंसर हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। किस फॉर्म में लिखना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में देखो, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी है, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी। ये तो क्लियर है। अब देखो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ए डॉट बी निकाल लिए, मॉड ऑफ बी, लेकिन ये जो भी रिजल्ट आया है ये प्रोजेक्शन का स्केलर फॉर्म में है, लेकिन हमको डायरेक्शन चाहिए। तो आपको पता है, ऐसे ध्यान से देखो, अगर हम इसको वेक्टर ए ले लेते हैं, डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखा दे रहा हूं जिससे ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये डायग्राम के थ्रू अगर हम देखते हैं तो ये वेक्टर ए है, और ये मान लो ये वेक्टर बी है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। ए का प्रोजेक्शन इसके ऊपर लेना है, तो रे ऑफ लाइट इसके परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे, इसका शैडो यहां बनेगा, ये वाला ऐसा कुछ शैडो बनेगा, और ये जो लेंथ आएगा दिस इज कॉल्ड ए कॉस थीटा। और इस प्रोजेक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, बी के अलोंग, तो ये टोटल ए कॉस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर जो आएगा, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, और जब डॉट से रिलेट करते, डॉट से कैसे रिलेट करते, तो डॉट से रिलेट करते तो ए डॉट बी हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो क्या करेंगे, ए कॉस थीटा ए का कंपोनेंट है बी के अलोंग, तो हम ए कॉस थीटा को इधर रहने देते हैं, ए कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी ए कॉस थीटा को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी,
एलॉन्ग वेक्टर बी, सिंपल सा है, ठीक है। इसीलिए हम ये लिख रहे थे कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, मॉड ऑफ बी। तो यहां से अगर ए का प्रोजेक्शन बी पर लेते या बी का प्रोजेक्शन ए पर लेते तो एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट क्या आता है कि डॉट को उसी से मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर रहे हैं यहां पर, और यहां सेम डॉट को किससे डिवाइड कर रहे हैं, मॉड ऑफ बी से। और बी कौन सा वेक्टर है जिसके अलोंग कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ए कौन सा वेक्टर है जिसके अलोंग कंपोनेंट निकाल रहे हैं। इसीलिए डायरेक्ट एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट हम लोग क्या यहां से डिराइव कर सकते हैं, जनरलाइज्ड कंसेप्ट प्रोजेक्शन के लिए, जनरलाइज्ड कंसेप्ट आप डिराइव कर सकते हो प्रोजेक्शन के लिए कि क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ रेफरेंस वेक्टर, मॉड ऑफ रेफरेंस वेक्टर। ये एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है जो आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो, या आपको हमेशा याद रहेगा। तो प्रोजेक्शन का मतलब, तो ये डॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रेफरेंस वेक्टर। रेफरेंस वेक्टर मतलब जिसके अलाउंग कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन का जनरलाइज्ड कंसेप्ट है। लेकिन अब सोचो डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन, इस प्रोजेक्शन को डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन कैसे दोगे, जो रेफरेंस वेक्टर होता है उसके अलाउंग। जैसे इसका मान लो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो सही से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या पूछा था कि ए का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन बी के लो, तो बी रेफरेंस वेक्टर हो गया, तो डॉट को रेफरेंस वेक्टर से डिवाइड कर दिए, ये निकल गया ये। लेकिन प्रोजेक्शन का क्या निकला, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि जो भी प्रोजेक्शन आएगा, प्रोजेक्शन का डायरेक्शन ऑलवेज किसके अलोंग होता है, रेफरेंस वेक्टर के अलोंग होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन is always along reference vector, always along reference vector। प्रोजेक्शन का डायरेक्शन किसके अलोंग है, रेफरेंस वेक्टर के अलोंग है, ठीक है। दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोजेक्शन आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग रेफरेंस वेक्टर, ठीक है। दैट मींस कह सकते हो कि प्रोजेक्शन को लिख सकते हो कि ये तो स्केलर फॉर्म है, इनटू क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर किसका, यूनिट वेक्टर किसका लेना है, रेफरेंस वेक्टर का, यूनिट वेक्टर अलोंग रेफरेंस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये याद रखना, प्रोजेक्शन डॉट बाय डिवाइडेड बाय रेफरेंस वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग रेफरेंस वेक्टर, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपका दे दिया, इस तरह का बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, तो ये जनरलाइज्ड कंसेप्ट याद रखोगे। अब देखो क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर हमको निकालना होगा। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग निकालना होगा, तो जिसके अलोंग कंपोनेंट निकाल रहे हैं, किसके अलोंग, बी के अलोंग। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग निकालना है, रेफरेंस वेक्टर के अलोंग। रेफरेंस वेक्टर कौन है, बी है, तो बी के अलोंग यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। और बी वेक्टर हमको गिवन है कितना, आई कैप प्लस जे कैप, मॉड ऑफ बी कितना आ जाएगा, √2, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर निकल गया, मतलब बी के अलोंग जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का नाम हो गया आई प्लस जे बाई डिवाइडेड बाई √2। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, अब देखो, अब पूरा आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, प्रोजेक्शन का आंसर कितना आ जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया 5√2 इंटू बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग बी रेफरेंस वेक्टर, तो 5√2 इंटू ये कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। दैट मीन्स आपको कंप्लीट आंसर डायरेक्शन के साथ आएगा। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऑलवेज जनरलाइज्ड कंसेप्ट क्या निकल गया, प्रोजेक्शन जब भी निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे और रेफरेंस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, और यूनिट वेक्टर भी किसका लेंगे, रेफरेंस वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद एक बार ध्यान से देख लेना। पहले केस में क्या था, बी का कंपोनेंट अलोंग ए, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए का कंपोनेंट अलोंग बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, डॉट के फॉर्म में, ठीक है। और यहां से यूनिट वेक्टर किसका ले रहे थे, तो यूनिट वेक्टर अगर ए के अलोंग निकाल रहे हैं तो ए का यूनिट वेक्टर, अगर बी के अलोंग निकाल रहे हैं तो बी के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। और फाइनली ये सारा कुछ समझने के बाद हम लोग ये जनरलाइज्ड कंसेप्ट याद रखेंगे जब भी सम्स को अप्रोच करेंगे। तो यहां पर ये कंसेप्ट क्या है, प्रोजेक्शन इक्वल टू डॉट ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स
डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ रेफरेंस वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो यहां जैसे इस क्वेश्चन को कैसे किए थे, तो प्रोजेक्शन ए का निकालना बी के लॉन्ग, तो डॉट डिवाइडेड बाय रेफरेंस वेक्टर बी के लॉन्ग निकालना है तो बी के मॉड से डिवाइड कर दिए, जो भी रिजल्ट आया वो स्केलर फॉर्म में है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया है, मैग्नीट्यूड के टर्म में आंसर दिया है, तो आप उस तरह निकालो। और बोर्ड में दिया है तो आपको डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन कैसे देते हैं, तो रेफरेंस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल दो और उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो रेफरेंस वेक्टर कौन सा है, बी है, बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना आएगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, और इसको डिवाइड ये करोगे तो यहां से यूनिट वेक्टर इतना निकलेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू में, तो निकल गया। ठीक है, तो इस पर एक दो सम्स और करते हैं जिससे ये कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना है, और ये डॉट प्रोडक्ट का लास्ट टॉपिक है। जैसे मान लो कि यहां पर एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, और इसमें आपका दे दिया एग्जांपल 2, इफ ए इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप and b equal to I cap plus 2j cap plus k cap. Find the projection or component of vector b along a। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रोसीड करोगे, तो सिंपल सी बात है, हम लोग कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट जो जनरलाइज्ड कंसेप्ट हम लोग का है, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्शन किसका निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी किसके अलोंग निकालना है, अलोंग ए। तो आपको पता है कि ए वेक्टर क्या है, रेफरेंस वेक्टर है, तो डायरेक्ट हमको पता है कि जिसका कंपोनेंट जिसके अलोंग निकालना है उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करोगे, तो मॉड ऑफ रेफरेंस वेक्टर, जिसके अलोंग हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कंपोनेंट किसके अलोंग निकाल रहे हैं, ए के अलोंग, ए के अलोंग निकाल रहे हो तो ए इज कॉल्ड रेफरेंस वेक्टर, क्योंकि हमको जनरलाइज्ड कांसेप्ट पता है कि डॉट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ रेफरेंस वेक्टर, और वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर अलोंग रेफरेंस वेक्टर, ये कांसेप्ट हम लोग को पता है। ठीक है, डायरेक्ट अब क्या करोगे, ए डॉट बी और यहां से रेफरेंस वेक्टर की बात करें, किसको लेंगे, ए को, जिसके अलोंग निकालना है, जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालोगे वो रेफरेंस वेक्टर की तरह काम करेगा। किसके अलोंग निकालना है, बी के अलोंग, मॉड ऑफ बी इनटू, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग रेफरेंस वेक्टर मतलब बी। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, पहले ये निकालते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, कितना हो जाएगा, डॉट इन दोनों का करो तो 2 प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी कितना आएगा, रूट, ये आपका आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा निकल गया। अच्छा, यूनिट वेक्टर अलोंग बी, तो हमको पता है कि बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में इस स्टेटमेंट को लिखोगे तो ये आपके समझने के लिए था, आप साइड में कहीं लिख लेना, लेकिन आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये वाला लिख लेना, इसके बाद ये वाला डायरेक्ट लिख लेना, क्योंकि जो भी एग्जामिनर चेक करेगा ये रेफरेंस वेक्टर का कंसेप्ट ये मेरा खुद का अपने दिया हुआ है, क्योंकि आपको बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगा या बहुत सारे टीचर को पता नहीं होता है, तो डायरेक्ट आप, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट रट लेते हैं भाई, तो आप भी अगर रट के करोगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको, इसलिए रटने के लिए नहीं, ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्ट क्या करना, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो डॉट ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, यहां पर एक गलती हम लोग कर दिया, रेफरेंस वेक्टर किसको ले रहे हैं, ए को ले रहा है ना, तो यहां मॉड ऑफ ए करेंगे ना, यहां मॉड ऑफ ए, अब डायरेक्ट इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए लेना है, सॉरी गलती मेरे से भी हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 4, ये 7 डिवाइडेड बाई ये 9 प्लस ये 10 और ये 4, तो रूट 14 इंटू, अब क्या करोगे, ए वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ये
7/√14 और ये भी कितना आ जाएगा आई कैप 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई √14, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा 2i कैप √14 इंटू √14 14 7 डिवाइडेड 14 तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो ये क्या निकल गया प्रोजेक्शन ऑफ बी एलॉन्ग ए, ठीक है। तो हमेशा रेफरेंस वेक्टर वाला ये जनरलाइज्ड कंसेप्ट याद रखोगे, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे केवल ये वाला वैल्यू पूछता है, डायरेक्शन की बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्शन की बात नहीं करेगा तो हम इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको बोर्ड में इस तरह का सम्स दे दिया तो आपको ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है। क्लियर? आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन इसके पहले आपको करना क्या कि ये आप लोगों का कुछ होमवर्क है और ये नेक्स्ट लेक्चर के पहले इसको सॉल्व करके आपको व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखा है, टोटल 8 क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो जितना कुछ आप पढ़े हो डॉट प्रोडक्ट में सबका एप्लीकेशन है। तो मेरा यही सजेशन है कि जब इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स को आप जब सॉल्व करने जाओगे तो पूरे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होगा। तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को बनाने से पहले आप सारे डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने के बाद एकदम शांति से 10 मिनट के लिए कहीं बैठ जाना और सारे कंसेप्ट को एक बार रिकॉल करना कि डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सारी चीज को एकदम शांत मन से बैठकर सारा रिवाइज करने के बाद फिर आप इन सारे क्वेश्चंस को बनाना शुरू करना, ठीक है। और उसके लिए कोई भी कॉपी या आपका जो नोट्स है उसका हेल्प मत लेना, पहले सारे कंसेप्ट को एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लेना, जैसे आपका रिवीजन करने का तरीका है। उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे तो सारा का सारा डॉट प्रोडक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा था तो फिर से कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करो, फिर से डॉट प्रोडक्ट को देखो, ठीक है। तो ये जो तरीका, इस तरीका से आप क्या कर सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर के पहले आपको व्हाट्सअप कर देना है इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करके, ठीक है। और लास्ट टॉपिक वेक्टर का बच के आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो एक लेक्चर और लेगा, इसके बाद ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है।